पीर कामिल एपिसोड 12 पार्ट 1। फुरकान अनीता की शादी में वाकई आ गया था। वो खासी देर वहां रुका, मगर सालार को महसूस हुआ कि वो कुछ हैरान था। तुम्हारी फैमिली तो खासी मगरिब ज़दा है। सालार को एकदम उसकी उलझन और हैरानी की वजह समझ आ गई। मेरा ख्याल था तुम्हारी फैमिली कुछ कंजर्वेटिव सी होगी, क्योंकि तुमने बताया था कि तुम हाफिज कुरान हो और तुम्हारा लाइफ स्टाइल मुझे कुछ सादा सा लगा। मगर यहां आकर मुझे हैरानी हुई, तुम और तुम्हारी फैमिली में बहुत फर्क है। आई थिंक यू आर द ऑड वन आउट। वो अपने आखिरी जुमले पर खुद ही मुस्कुराया। वो दोनों अब फुरकान की गाड़ी के करीब पहुंच चुके थे। मैंने सिर्फ 2 साल पहले कुरान हिफ्ज किया और 2-3 साल में ही ऑड वन आउट हुआ हूं। पहले मैं अपनी फैमिली से भी ज्यादा मगरिब ज़दा था, उसने फुरकान को बताया। 2 साल पहले कुरान पाक हिफ्ज किया। अमेरिका में अपनी स्टडीज के दौरान मुझे यकीन नहीं आ रहा। फुरकान ने बेयकीन ही सर हिलाया। कितने अरसे में किया? तकरीबन 8 माह में। फुरकान कुछ देर तक कुछ कह नहीं सका। वो सिर्फ उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने गहरा सांस लेकर सताइशी नजरों से उसे देखा। तुम पर अल्लाह का कोई खास ही करम है, वरना जो कुछ तुम बता रहे हो यह आसान काम नहीं है। मैं फ्लाइट में भी तुम्हारे कारनामों से काफी मुतासिर हुआ था, क्योंकि जिस उम्र में यूनेस्को में जिस सीट पर तुम काम कर रहे हो वो हर कोई नहीं कर सकता। उसने एक बार फिर बड़ी गर्मजोशी के साथ सालार से हाथ मिलाया। चंद लम्हों के बाद सालार के चेहरे का रंग तब्दील हुआ। अल्लाह का खास करम? अगर मैं ये बता दूं कि मैं सारी जिंदगी क्या करता रहा हूं तो ये, सालार ने उससे हाथ मिलाते हुए सोचा। तुम परसों किसी स्कूल की बात कर रहे थे। सालार ने दानिस्ता तौर पर मौजू बदला। तुम इस्लामाबाद में नहीं रहते? नहीं, मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूं, मगर मेरा एक गांव है, आबाई गांव। वहां हमारी कुछ जमीन है, एक घर भी है। फुरकान उसे तफसील से बताने लगा। कई साल पहले मेरे वालिदैन इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। मेरे वालिद ने फेडरल सर्विस से रिटायरमेंट के बाद वहां अपनी जमीनों पर एक स्कूल बना लिया। उस गांव में कोई स्कूल नहीं था। उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनवाया था। 7-8 साल से मैं उसे देख रहा हूं। अब वो स्कूल सेकेंडरी बन चुका है। 4 साल पहले मैंने वहां एक डिस्पेंसरी भी बनवाई। तुम इस डिस्पेंसरी को देखकर हैरान रह जाओगे। बहुत जदीद सामान है उसमें। मेरे एक दोस्त ने एक एम्बुलेंस भी गिफ्ट की है। और अब सिर्फ मेरे गांव ही की नहीं, बल्कि इर्द गिर्द के बहुत सारे गांव के लोग भी स्कूल और डिस्पेंसरी से फायदे उठा रहे हैं। सालार उसकी बातें तवज्जो से सुन रहा था। मगर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम एक सर्जन हो, तुम सब ये कैसे कर लेते हो? और उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। क्यों कर रहा हूं यह तो मैंने अपने आप से कभी नहीं पूछा। मेरे गांव में इतनी गुर्बत थी कि ये सवाल पूछने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग बचपन में कभी कभार अपने गांव जाया करते थे। ये हमारे लिए तफरी थी। हमारी हवेली के अलावा गांव का कोई मकान पक्का नहीं था और सड़क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सबको यूं लगता था जैसे हम जंगल में आ गए हैं। अब अगर हम जानवर होते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर की तरह हम भी जंगल में दंदनाते फिरते। ये सोच कर के सब हमसे बहुत मरूब हैं और कोई भी हम जैसा नहीं। ना कोई हमारी तरह रहता है, ना कोई हमारे जैसा खाता है, ना हमारे जैसा पहनता है। मगर इंसान होकर यह बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द इंसान जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हो सकता है कुछ इंसानों को उससे खुशी महसूस होती हो, उन्हें हर नेमत मैसर है और बाकी सब तरस रहे हैं, मगर हमारा शुमार ऐसे लोगों में नहीं होता था। अब सवाल ये पैदा होता था कि क्या किया जाए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं कि मैं उसे हिलाता और सब कुछ बदल देता, ना ही बेशुमार वसाइल। तुम्हें मैंने बताया था ना कि मेरे वालिद सिविल सर्वेंट थे, ईमानदार किस्म के सिविल सर्वेंट। मैं और मेरा भाई दोनों शुरू ही से स्कॉलरशिप पर पढ़ते रहे, इसलिए हम पर हमारे वालिदैन को ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। खुद वो भी कोई फजूल खर्च नहीं थे, इसलिए थोड़ी बहुत बचत होती रही। रिटायरमेंट के बाद मेरे वालिद ने सोचा कि लाहौर या इस्लामाबाद के किसी घर में अखबार पढ़कर, वॉक करके या टीवी देखकर ज़िंदगी गुजारने के बजाय अपने गाँव जाना चाहिए। वहाँ कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। मुश्किलात का अंदाज़ा तुम नहीं कर सकते। गाँव में न बिजली थी, न साफ पानी, कुछ भी नहीं था। बाबा ने पता नहीं कहाँ कहाँ भाग कर ये सारी चीज़ें मंजूर करवाईं। जब वहाँ प्राइमरी स्कूल बन गया, एक सड़क भी आ गई, बिजली और पानी जैसी सहूलतें भी आ गईं, तो गवर्नमेंट को अचानक वहाँ एक स्कूल बनाने का ख्याल आया। मेरे वालिदैन को खुशी थी कि गवर्नमेंट उनके स्कूल को अपनी ज़ेरे निगरानी ले ले। उसमें अपने टीचर्स भी भिजवाए और कुछ अरसे बाद उस स्कूल को अपग्रेड कर दे। मगर महकमा तालीम के चंद राब्तों में ही बाबा को अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा होने की सूरत में उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बाबा वहाँ बच्चों को सब कुछ देते थे, किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म और ऐसी कुछ ज़रूरी चीज़ें। उन्होंने बाकायदा उसके लिए फंड्स रखे हुए थे। मगर तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते हो कि गवर्नमेंट के पास चले जाने के बाद उस स्कूल का क्या हाशिर होता। सबसे पहले वो फंड्स जाते, फिर बाकी सब कुछ। इसलिए बाबा खुद ही उस स्कूल को चलाते रहे। महकमा तालीम ने वहाँ स्कूल फिर भी खोला
मगर वहां एक बच्चा भी नहीं गया। फिर हार मानकर उन्होंने वो स्कूल बंद कर दिया और हमारे स्कूल को अपग्रेड कर दिया। बाबा के कुछ दोस्तों ने इस सिलसिले में उनकी मदद की। इस तरह उसकी अपग्रेडिंग होती रही। मैं उन दिनों लंदन में पढ़ता था और मैं रुपए बचा बचा कर भेजा करता था। अभी भी हम उसको और तरक्की दे रहे हैं। आसपास के गांव के लोग भी अपने बच्चों को हमारे पास भिजवाते हैं। मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो मैंने वहाँ एक बाज़ाब्ता किस्म की डिस्पेंसरी कायम की। गांव की आबादी भी अब बहुत बढ़ गई है, लेकिन गांव में गुर्बत अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। तालीम से इतना ज़रूर हुआ है कि गांव के कुछ बच्चे बाहर शहर में आगे पढ़ने के लिए जाने लगे हैं, कुछ हुनर सीख रहे हैं। वो जो गुर्बत का एक चक्कर था वो ख़त्म हो रहा है। उनकी ये नस्लें नहीं तो अगली नस्लें शायद तुम्हारे और मेरे जैसे तालीमी इदारों से आला डिग्रीज लेकर निकलें, कौन कह सकता है। वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं हर माह एक वीकेंड पर गांव जाता हूँ। वहाँ 2 कंपाउंडर हैं मगर कोई डॉक्टर नहीं है। एक वीकेंड पर मैं वहाँ जाता हूँ, बाकी 3 वीकेंड्स पर भी हम किसी न किसी को वहाँ भिजवा देते हैं। फिर मैं वहाँ हर 3 माह बाद एक मेडिकल कैंप लगवाता हूँ। और सबके लिए रुपया कहाँ से आता है? शुरू में तो ये बाबा का रुपया था। उन्हीं की ज़मीन पर स्कूल बना, उनकी ग्रेजुएटी से उसकी तामीर हुई। मेरी अम्मी ने भी अपने पास मौजूद रकम से उनकी मदद की। फिर बाबा के कुछ दोस्त भी माली इमदाद करने लगे। उसके बाद मैं और मेहरान भी उसमें शामिल हो गए। फिर मेरे कुछ दोस्त भी। मैं अपनी इनकम का एक ख़ास हिस्सा हर माह गाँव भिजवा देता हूँ। उससे डिस्पेंसरी बड़े आराम से चलती रहती है। जो डॉक्टर्स वहाँ महीने के 3 वीकेंड्स पर जाते हैं वो कुछ चार्ज नहीं करते। उनके लिए ये सोशल वर्क है। मेडिकल कैंप्स भी इसी तरह के लग जाते हैं। और स्कूल के पास अब इतने फिक्स डिपॉजिट हो चुके हैं कि उनसे आने वाली रकम टीचर्स की तनख्वाह और दूसरे अखराजात के लिए काफ़ी होती है। हम चंद सालों में वहाँ टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी काम करना चाहते हैं। तुम कब जा रहे हो वहाँ? मैं तो सुबह निकल रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँ? सालार ने कहा। मोस्ट वेलकम, मगर कल तो वलीमा होगा, तुम यहाँ मसरूफ होगे। फुरकान ने उसे याद दिलाया। वलीमा तो रात को है, सारा दिन तो मैं फारिग ही होऊंगा। क्या रात तक पहुँचना मुश्किल होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत आसानी से पहुँच सकते हो। सिर्फ सुबह कुछ जल्दी निकलना पड़ेगा अगर तुम बाकी वहाँ चंद घंटे गुजारना चाहते हो, वरना फिर तुम वापस आकर खासे थक जाओगे। फुरकान ने उससे कहा। मैं नहीं थकूंगा। मैं यूनिसेफ की टीम्स के साथ कैसे कैसे इलाकों में सफ़र करता रहा हूँ, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। मैं फजर के बाद तैयार रहूँगा, तुम मुझे वक्त बता दो। 5:30? ओके। तुम घर से निकलते हुए मुझे एक बार मोबाइल पर कॉल कर लेना और 2-3 बार हॉर्न देना यहाँ आकर, मैं निकल आऊँगा, उसने फुरकान से कहा और फिर खुदा हाफिज कहता हुआ अंदर मुड़ गया। अगली सुबह फुरकान ठीक 5:30 बजे उसके गेट पर हॉर्न दे रहा था और सालार पहले ही हॉर्न पर बाहर था। तुम वापस पाकिस्तान क्यों आ गए? तुम इंग्लैंड में बहुत आगे जा सकते थे। गाड़ी शहर से बाहर वाली सड़क पर भाग रही थी। उन्हें सफ़र करते आधा घंटा हो गया था जब सालार से अचानक उसने पूछा। इंग्लैंड को मेरी ज़रूरत नहीं थी, पाकिस्तान को थी, इसलिए मैं पाकिस्तान आ गया। फुरकान ने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा। वहाँ एक डॉक्टर फुरकान के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ एक डॉक्टर फुरकान के ना होने से बहुत फ़र्क पड़ जाता। यहाँ मेरी खिदमात की ज़रूरत है, उसने आखिरी जुमले पर जोर देते हुए कहा। मगर वहाँ इतने सालों में तुम बहुत आगे जा सकते थे। फिर प्रोफेशनली भी तुम बहुत कुछ सीख सकते थे। फाइनेंशियली भी तुम उस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा रुपया हासिल कर सकते थे जो तुमने शुरू किया हुआ है। आफ्टर ऑल पाकिस्तान में तुम इतने कामयाब नहीं हो सकते, सालार ने कहा। अगर कामयाबी से तुम्हारी मुराद पाउंड्स की तादाद और सहूलतों से है तो हाँ, दोनों जगहों का मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा इशारा इलाज की तरफ है तो मैं यहाँ ज़्यादा लोगों को ज़िंदगी बांट रहा हूँ। जो इत्मीनान डॉक्टर अपने सेहतयाब होने वाले मरीज को देखकर करता है, तुम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इंग्लैंड ऑन्कोलॉजिस्ट से भरा हुआ है। पाकिस्तान में उनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। मैं वहाँ रहकर पैसों का ढेर भी यहाँ भिजवाता रहता तो कोई फ़र्क ना पड़ता। जहाँ एक फ़र्द की कमी होती है वहाँ उस फ़र्द से ही वो कमी पूरी होती है। रुपया या दूसरी चीज़ उसकी जगह नहीं ले सकता। मैं बहुत काने हूँ सालार, मेरी पूरी फैमिली बहुत काने। अगर मैंने कोई चीज़ सीखी है तो वो सबसे पहले मेरे अपने लोगों के काम आनी चाहिए। मैं अपने लोगों को मरता छोड़कर दूसरे लोगों की ज़िंदगी नहीं बचा सकता। पाकिस्तान में कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ ख़राब है, कुछ भी ठीक नहीं है। सहूलतों से खाली हॉस्पिटल्स और हद से ज़्यादा बुरा और करप्ट हेल्थ सिस्टम। जिस बुराई और खामी का सोचो वो यहाँ है। मगर मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। अगर मेरे हाथ में शिफा है तो फिर सबसे पहले ये शिफा अपने लोगों के हिस्से में आनी चाहिए। सालार बहुत देर तक कुछ नहीं बोल सका। गाड़ी में एकदम खामोशी छा गई थी। तुमने मुझसे तो ये सवाल पूछ लिया कि मैं पाकिस्तान क्यों आ गया। क्या अब मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? फुरकान ने कुछ देर की खामोशी के बाद मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ नहीं रह सकता, सालार ने बेख्तियार कहा।
तुम पैसों और सहूलतों की वजह से ये कह रहे हो? नहीं, पैसा या सहूलतें मेरा मसला नहीं, ना अब ना ही पहले कभी। तुम मेरा फैमिली बैकग्राउंड जान चुके हो। फिर कुछ भी नहीं, बस मैं यहाँ नहीं आ सकता, उसने कतई लहजे में कहा। यहाँ तुम्हारी जरूरत है। किसको? इस मुल्क को। सालार बेख्तियार मुस्कुराया। मैं तुम्हारी तरह हुब्बुल वतनी नहीं रखता, मेरे बगैर भी सब कुछ ठीक है यहाँ। एक डॉक्टर की और बात है, मगर एक इकोनॉमिस्ट तो किसी को जिंदगी और मौत नहीं दे सकता। तुम जो सर्विसेज वहाँ दे रहे हो वो यहाँ के इदारों को दे सकते हो। जो कुछ अपने लेक्चर्स में वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में सिखा रहे हो, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में सिखा सकते हो। उसका दिल चाहा वो फुरकान से कहे कि वो यहाँ आकर कुछ भी सिखाने के काबिल नहीं रह सकेगा, मगर वो खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। तुमने अफ्रीका की गुर्बत, भूख और बीमारी देखी है। तुम यहाँ की गुर्बत, भूख और बीमारी देखोगे तो हैरान रह जाओगे। यहाँ सूरत हाल उन मुल्कों की तरह ख़राब नहीं है फुरकान। यहाँ इतनी पसमानदगी नहीं है। इस्लामाबाद के जिस सेक्टर में तुम पले बढ़े हो, वहाँ रहकर इर्द गिर्द की ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तुम इस्लामाबाद के करीबी गाँव में चले जाओ तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि यह मुल्क कितना खुशहाल है। फुरकान, मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। सालार ने एकदम बात का मौजू बदलना चाहा। सालार, मेरे इस प्रोजेक्ट को फिलहाल किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर ऐसा कोई काम करना चाहते हो तो तुम खुद किसी गांव में इस तरह का काम शुरू करो। तुम्हारे पास फंड्स की कमी नहीं होगी। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अमेरिका में बैठकर ये सब नहीं चला सकता। अगर तुम ये चाहते हो कि किसी दूसरे गांव में भी स्कूल कायम किया जाए तो मैं उसे सपोर्ट करने को तैयार हूँ। मेरे लिए ज़ाती तौर पर वक्त देना मुश्किल है। फुरकान इस बार खामोश रहा। शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि सालार अब उसके इसरार पर कुछ झुंझला रहा था। बात का मौजू एक बार फिर फुरकान के गांव की तरफ मुड़ गया। वो दिन सालार की ज़िंदगी के यादगार तरीन दिनों में से एक था। वो उस स्कूल को देखकर वाकई बहुत मुतासिर हुआ था, मगर उससे भी ज़्यादा मुतासिर वो उस डिस्पेंसरी को देखकर हुआ था जहां वो गया था। उसे एक छोटा सा हॉस्पिटल कहना ज़्यादा बेहतर था। डॉक्टर ना होने के बावजूद वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से चलाया जा रहा था। उस दिन फुरकान की आमद मुतवक्के थी और उसके इंतज़ार में मरीजों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फुरकान आते ही मसरूफ़ हो गया। हॉस्पिटल का अहाता मरीजों से भरा हुआ था। वहाँ हर उम्र, हर तरह के मरीज थे। नौज़ायदा बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान। सालार अहाते में लाशऊरी तौर पर चहलकदमी करता रहा। वहाँ मौजूद चंद लोगों ने उसे भी डॉक्टर समझा और उसके करीब चले आए। सालार उनसे बातचीत करने लगा। जिंदगी में वो पहली बार कैंसर के एक स्पेशलिस्ट को एक फिजिशियन के तौर पर चेकअप करते, नुस्खे लिखते देख रहा था और उसने एतराफ़ किया उसने जिंदगी में फुरकान से अच्छा डॉक्टर कभी नहीं देखा। वो बेहद प्रोफेशनल और बेहद नर्म मिजाज था। उस तमाम अमल में उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए भी गायब नहीं हुई थी। सालार को यूं लग रहा था जैसे उसने अपने होठों पर मुस्कुराहट को किसी चीज के साथ चिपकाया हुआ था। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसने सालार को एक आदमी के साथ स्कूल भिजवा दिया था। वो वहां उसके वालिदैन से मिला। वो उसकी आमद से पहले ही बाखबर थे। यकीनन फुरकान ने उनको फोन पर बता दिया था। वो उनके साथ स्कूल में फिरता रहा। स्कूल की इमारत उसकी तवक्कुआत से बरक्स बहुत वसी और बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसे वहां मौजूद बच्चों की तादाद देखकर भी हैरत हो रही थी। वहां कुछ घंटे रुकने के बाद वो उन दोनों के साथ उनकी हवेली में आ गया। हवेली के बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही बेइख्तियार उसका दिल खुश हुआ था। उसे उस गांव में इस किस्म के शानदार लॉन की तवक्को नहीं थी। वहां पौधों की भरमार थी मगर बेतरतीबी नहीं थी। बहुत शानदार लॉन है, बहुत आर्टिस्टिक। वो तारीफ के बगैर नहीं रह सका। ये शकील साहब का शौक है, फुरकान की अम्मी ने कहा। मेरा और नौशीन का, फुरकान के वालिद ने इजाफा किया। नौशीन? सालार ने सवालिया अंदाज में कहा। फुरकान की बीवी। यह आर्टिस्टिक टच उसी का है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फुरकान ने मुझे बताया था कि उसकी फैमिली लाहौर में होती है। सालार को याद था, हाँ वो लोग लाहौर में ही होते हैं, मगर फुरकान महीने में एक वीकेंड यहाँ गुजारता है। फिर वो अपनी फैमिली भी यहाँ लाता है। ये स्लाइड्स उसके बच्चों के लिए लगवाई हैं। नौशीन भी डॉक्टर है। अभी छोटे बच्चे हैं इसलिए प्रैक्टिस नहीं करती, मगर जब यहाँ आती है तो फुरकान के साथ डिस्पेंसरी जाती है। इस बार वो अपने भाई की शादी में मसरूफ थी इसलिए फुरकान के साथ नहीं आ सकी। वो इधर उधर नजरें दौड़ाता उनकी बातें सुनता रहा। वो उनके साथ लंच करने घर पर आया था। उसका ख्याल था कि कुछ देर तक फुरकान भी आ जाएगा, मगर जब खाना लगना शुरू हो गया तो उसने फुरकान के बारे में पूछा। वो दोपहर का खाना यहाँ नहीं खाता, सिर्फ एक सैंडविच और चाय का कप लेता है। उसमें भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। उसके पास मरीज इतने होते हैं कि वो शाम तक बिल्कुल फारिग नहीं होता। खाना वाना बिल्कुल भूल जाता है। फुरकान की अम्मी ने उससे कहा। वो उनके साथ बातें करते हुए खाना खाने लगा। फुरकान के वालिद फाइनेंस डिवीजन में ही काम करते रहे थे और 20वें ग्रेड में रिटायर हुए थे। ये जानकर के सालार का ताल्लुक भी फाइनेंस से ही था, उनके जोश में कुछ इजाफा हो गया था। सालार को उनसे बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। सालार ने उनसे उस स्कूल के हवाले से बात की। स्कूल के लिए हमें फिलहाल किसी चीज़ की जरूरत नहीं है,
हमारे पास खासे फंड्स हैं। फुरकान का एक दोस्त एक नया ब्लॉक भी बनवा रहा है, बल्कि बन ही चुका है। तुमने तो देखा ही है। हाँ, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो डिस्पेंसरी के लिए करो। हमें एक मुस्तकिल डॉक्टर की जरूरत है और हम उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत दफा दरख्वास्तें दे चुके हैं। फुरकान ने अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल किए, मगर कोई भी डॉक्टर यहाँ मुस्तकिल तौर पर आने को तैयार नहीं, और हमें एक डॉक्टर की अशद जरूरत है। तुमने मरीजों की तादाद तो देखी ही होगी। एक करीबी गांव में एक डिस्पेंसरी और डॉक्टर है, मगर डॉक्टर मुस्तकिल छुट्टी पर है और अगला डॉक्टर भी आने से पहले ही छुट्टी पर चला जाता है। मैं इस सिलसिले में जो कुछ कर सका जरूर करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस स्कूल के लिए भी कुछ करूं। मैं वापस जाने के बाद कोशिश करूंगा कि आपको यूनेस्को की तरफ से किसी एनजीओ के जरिए हर साल कुछ ग्रांट भी मिलती रहे, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये सब कुछ तुमने जो देखा है, ये सब हम लोगों ने खुद किया है। हमारी फैमिली ने, रिश्तेदारों ने, फैमिली फ्रेंड्स ने, मेरे वाकिफकारों ने, मेरे बच्चों के दोस्तों ने। हमें कभी भी किसी हुकूमती या बैनुल अक़वामी एजेंसी की ग्रांट की जरूरत नहीं पड़ी। कब तक यूनेस्को आकर हमारे लोगों की भूख, जहालत और बीमारी खत्म करती रहेगी? जो काम हम अपने वसाइल से कर सकते हैं, हमें अपने वसाइल से ही करने चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाएं। सालार बेख्तियार बोलते हुए लड़खड़ाया। ये बहुत बढ़ जाएगा। तुम 20 साल बाद यहाँ आकर देखोगे तो ये गांव तुम्हें एक मुख्तलिफ गांव मिलेगा। जितनी गुर्बत तुमने आज देखी है वो तब नहीं होगी। इनका कल आज से मुख्तलिफ होगा। फुरकान के वालिद ने बेहद इत्मीनान से कहा। सालार चुपचाप उन्हें देखता रहा। दोपहर के करीब उसे फुरकान ने डिस्पेंसरी से फोन किया। कुछ देर रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने सालार से कहा, अब तुम्हें वापस इस्लामाबाद के लिए निकल जाना चाहिए। मैं चाहता था कि खुद तुम्हें वापस छोड़कर आऊं, मगर यहाँ बहुत रश है। जो लोग दूसरे गांव से आते हैं, अगर मैं उन्हें आज नहीं चेक कर सका तो उन्हें बहुत जहमत होगी। इसलिए मैं अपने डिस्पेंसर को भिजवा रहा हूँ। वो गाड़ी में तुम्हें इस्लामाबाद छोड़ आएगा। उसने प्रोग्राम तय किया। ओके, सालार ने कहा। जाने से पहले डिस्पेंसरी आकर मुझसे मिल लेना, उसने फोन बंद करते हुए कहा। सालार ने एक बार फिर फुरकान के वालिदैन के साथ चाय पी। गाड़ी तब तक वहां आ चुकी थी। फिर वो वहां से गाड़ी में फुरकान के पास चला गया। सुबह वाली भीड़ अब कम हो चुकी थी। वहां अब सिर्फ 25-30 के करीब लोग थे। फुरकान एक बूढ़े आदमी का मुआयना कर रहा था। सालार को देखकर मुस्कुराया। मैं 2 मिनट में इन्हें छोड़कर आता हूं, उसने मरीज से कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। सालार के साथ चलता हुआ वो बाहर गाड़ी तक आया। तुम कब तक पाकिस्तान में हो? उसने सालार से पूछा। 1.5 हफ्ते। तो फिर दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी तुमसे, क्योंकि मैं तो अब अगले ही माह इस्लामाबाद और यहाँ आऊँगा। लेकिन मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तुम्हारी फ़्लाइट कब है? सालार ने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया। मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? मैं लाहौर आ सकता हूँ अगर तुम इनवाइट करो। फुरकान कुछ हैरान अंदाज में मुस्कुराया। सालार उससे हाथ मिलाते हुए गाड़ी में बैठ गया। सालार नहीं जानता था उसे कौन सी चीज़ इस तरह अचानक फुरकान के इतने करीब ले आई थी। वो ये भी नहीं जानता था कि वो फुरकान को क्यों इतना पसंद कर रहा था। वो उसकी वजह समझने से कासिर था। फुरकान के साथ उसका गांव देखने के 4 दिन बाद वो लाहौर गया। वो वहां 1 दिन के लिए गया था। उसने फुरकान को फ़ोन पर इत्तला दी थी। फुरकान ने उसे एयरपोर्ट पर पिक करने और अपने साथ रहने की ऑफ़र की, मगर उसने इनकार कर दिया। वो फुरकान से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 4 बजे के करीब उसके घर पहुंचा। वो एक अच्छे इलाके में एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट में रहता था। दरवाजे के साथ मौजूद बेल दबाकर वो खामोशी से खड़ा हो गया। अंदर से एकदम किसी बच्चे के भागने की आवाज आई। एक 4-5 साल की बच्ची डोर चेन की वजह से दरवाजे में आने वाली झिर्री से उसको देख रही थी। आपको किससे मिलना है? सालार उसे देखकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया, मगर उस बच्ची के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई। वो बड़ी संजीदगी के साथ सालार से पूछ रही थी, बेटा मुझे आपके पापा से मिलना है। उस बच्ची और फुरकान के चेहरे में इतनी मुमासलत थी कि उसके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो फुरकान की बेटी थी। पापा इस वक्त किसी से नहीं मिलते, उसे बड़ी संजीदगी से इत्तला दी गई। मुझसे मिल लेंगे, सालार ने कदर महसूस होते हुए कहा। आपसे क्यों मिल लेंगे? फौरन जवाब आया, क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं। आप उन्हें जाकर बताएं कि सालार अंकल आए हैं तो मुझसे मिल लेंगे। सालार ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। वो उसकी मुस्कुराहट से मुतासिर नहीं हुई। लेकिन आप मेरे अंकल तो नहीं हैं? सालार को बेइख्तियार हंसी आ गई। आप ना हंसें, वो बेइख्तियार बिगड़ी। सालार पंजों के बल उसके मुकाबिल बैठ गया। अच्छा मैं नहीं हंसता, उसने चेहरे की मुस्कुराहट को छुपाया। आप इस फ्रॉक में बहुत अच्छी लग रही हैं। वो अब कुछ करीब से उसका जायजा लेते हुए बोला। उसकी तारीफ ने दरवाजे की झिर्री में से झांकती हुई मोहतरमा के तासुरात और मूड में कोई तब्दीली नहीं की। लेकिन आप मुझे अच्छे नहीं लगे। उसके जुमले से ज्यादा उसके तासुरात ने सालार को महसूस किया। वो अब कुछ दूर से फ्लैट के अंदर किसी के कदमों की आवाज सुन रहा था। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। क्यों? मैं क्यों नहीं अच्छा लगा? उसने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से पूछा। नहीं, बस नहीं अच्छे लगे। उसने नागवारी से गर्दन को झटका। नाम क्या है आपका?
वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने कहा, इमामा। सालार के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने दरवाजे की छिर्री में से इमामा के अक़ब में फुरकान को देखा। वो इमामा को उठाते हुए दरवाजा खोल रहा था। सालार खड़ा हो गया। फुरकान नहाकर निकला था। उसके बाल गीले और बेतरतीब थे। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो फौरी तौर पर कामयाब नहीं हो सका। फुरकान ने उससे हाथ मिलाया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, वो उसके साथ अंदर जाते हुए बोला। वो दोनों अब ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहे थे। इमामा फुरकान की गोद में चढ़ी हुई थी और उसे मुसलसल कान में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, जिसे फुरकान मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था। अंकल सालार से मिली हैं आप? फुरकान ने सालार को बैठने का इशारा करते हुए इमामा से पूछा। वो अब खुद भी सोफे पर बैठ रहा था। ये मुझे अच्छे नहीं लगते, उसने बाप तक अपनी नापसंदीदगी पहुंचाई। बहुत बुरी बात है इमामा, ऐसा नहीं कहते, फुरकान ने सरजनिश करने वाले अंदाज में कहा। आप अंकल के पास जाएं और उनसे हाथ मिलाएं। उसने इमामा को नीचे उतार दिया। वो सालार की तरफ जाने के बजाय एकदम भागते हुए बाहर चली गई। हैरानी की बात है कि तुम इसे अच्छे नहीं लगे, वरना इसको मेरा हर दोस्त अच्छा लगता है। आज इसका मूड भी कुछ ऑफ है। फुरकान ने मुस्कुराते हुए वजाहत की। ये नाम का असर है। मुझे हैरानी होती अगर मैं इसे अच्छा लगता, सालार ने सोचा। चाय पीते हुए दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बातों के दौरान सालार ने उससे कहा, 1-2 हफ्ते तक तुम लोगों की डिस्पेंसरी में डॉक्टर आ जाएगा। उसने सरसरी अंदाज में कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। फुरकान एकदम खुश हुआ। और इस बार वो डॉक्टर वहां रहेगा। अगर ना रहे तो मुझे बताना। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर की दस्तयाबी सबसे बड़ा मसला रहा है। इसकी जरूरत नहीं है। वो रुका। वहां जाने से पहले मुझे ये तवक्को नहीं थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली इस काम को इस स्केल पर और इतने ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में कर रहे हो। मैं तो तुम लोगों के काम से दरहकीकत बहुत मुतासिर हुआ हूं और मेरी ऑफर भी वही है। मैं इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। उसने संजीदगी से फुरकान से कहा, सालार, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं चाहूंगा कि तुम इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट वहां किसी दूसरे गांव में शुरू करो। तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा जराए हैं और तुम मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से यह प्रोजेक्ट चला सकते हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरा मसला वक्त है। मैं तुम्हारे जितना वक्त नहीं दे सकता और फिर मैं पाकिस्तान में भी नहीं रह सकता। तुम्हारी तरह मेरे फैमिली मेंबर्स भी इस मामले में मेरी मदद नहीं कर सकते। सालार ने अपना मसला बताया। चलो इस पर बाद में बात करेंगे, अभी तुम चाय पियो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। फुरकान ने मौजू बदलते हुए कहा, कहाँ? ये तो मैं तुम्हें रास्ते में ही बताऊंगा। वो अजीब अंदाज में मुस्कुराया। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? सालार ने गाड़ी में बैठे हुए फुरकान से पूछा। वही जो मैं करता हूं, वो सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए बोला। और तुम वहां क्या करते हो, ये तुम वहां पहुंचकर देख लेना। फुरकान उसे किसी डॉक्टर सिब्त अली के पास लेकर जा रहा था, जिसके पास वो खुद भी जाया करता था। वो कोई मजहबी आलिम थे और सालार को मजहबी उलमा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पिछले चंद सालों में इतने मजहबी उलमा के असली चेहरे देख चुका था कि अब मजीद उन जगहों पर वक्त जाया नहीं करना चाहता था। फ्रैंकली स्पीकिंग फुरकान, मैं इस टाइप का हूं नहीं जिस टाइप का तुम मुझे समझ रहे हो। उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद फुरकान को मुखातिब किया। किस टाइप के? फुरकान ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। यही पीरी मुरीदी या बैत वगैरह, या जो भी तुम समझ लो, उसने कदरे साफ गोई से कहा। इसीलिए तो मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं, तुम्हें मदद की जरूरत है। सालार ने चौंक कर उसे देखा। वो सड़क को देख रहा था। कैसी मदद? अगर कोई हाफिज कुरान रात को एक पारा पढ़े और फिर भी नींद लाने के लिए उसे नींद की गोलियां खानी पड़े, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर है। कई साल मुझे भी एक बार बहुत डिप्रेशन हुआ था। मेरा जहन भी बहुत उलझ गया था। फिर कोई मुझे डॉक्टर साहब के पास लेकर गया था। 8-10 साल हो गए हैं मुझे अब वहां जाते हुए। तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें भी मेरी तरह किसी की मदद की जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है। फुरकान ने नर्म लहजे में कहा, तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? क्योंकि दीन कहता है कि तुम मेरे भाई हो, उसने मोड़ मोड़ते हुए कहा। सालार ने गर्दन सीधी कर ली। वो उससे मजीद क्या पूछता? उसे मजहबी उलमा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर आलिम अपने फिरके की तारीफ में जमीन और आसमान के कलावे मिलाने में माहिर था। हर आलिम को अपने इल्म पर गुरूर था। हर आलिम का लुबे लुबाब यही होता था, मैं अच्छा हूं, बाकी सब बुरे हैं। मैं कामिल हूं, बाकी सब नामुकम्मल हैं। हर आलिम को देखकर लगता कि उसने इल्म किताबों से नहीं, बराह रास्त वही के जरिए हासिल किया है, जिसमें गलती का कोई इम्कान ही नहीं है। उसने आज तक ऐसा आलिम नहीं देखा था जो अपने ऊपर तनकीद सुने और बर्दाश्त भी करे। सालार खुद अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक रखता था, मगर जो आखिरी चीज वो किसी से डिस्कस करना चाहता था वो मसलक और फिरका था। और उन मजहबी उलमा के पास डिस्कस करने के लिए सबसे पहली चीज मसलक और फिरका ही था। उन उलमा के पास जाते जाते वो रफ्ता रफ्ता उनसे बरगुश्ता हो गया था। उनकी पोटली में सिर्फ इल्म भरा हुआ था, अमल नहीं। वो ग़ीबत एक गुनाह पर लंबा चौड़ा लेक्चर देते, कुरानी आयात और अहादीस के हवाले देते और अगली ही सांस में वो अपने किसी हम असर आलिम का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाते।
उसकी इल्मी जहालत को साबित करने की कोशिश करते। वो अपने पास आने वाले हर एक का पूरा बायोडेटा जानते और फिर अगर वो बायोडेटा उनके काम का होता तो मुतालबों और सिफारिशों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता और उस बायोडेटा को अपने पास आने वालों को मुतासिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते कि उनके पास किस वक्त कौन आया था, किस तरह कौन उनके इल्म से फैज़याब हुआ था, कौन बड़ा आदमी हर वक्त उनकी जूतियां सीधी करते रहने को तैयार रहता है, किसने उन्हें घर बुलाया और किस तरह खिदमत की। वो अब तक जिन आलिमों के पास एक बार गया था दोबारा नहीं गया और अब फुरकान उसे फिर एक आलिम के पास ले जा रहा था। वो शहर के अच्छे इलाकों में से एक में जा पहुंचे थे। वो इलाका अच्छा था मगर बहुत पोश नहीं था। उस सड़क पर पहले ही बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। फुरकान ने भी एक मुनासिब जगह पर गाड़ी सड़क के किनारे पार्क कर दी। फिर वो गाड़ी से नीचे उतर गया। सालार ने उसकी पैरवी की। 3-4 मिनट चलते रहने के बाद वो इन बैंगलोज में से एक निस्बतन सादा मगर पुरवकार और छोटे बैंगलो के सामने पहुंच गए। नीम प्लेट पर डॉक्टर सैयद सिब्ते अली का नाम तहरीर था। फुरकान बिला झिझक अंदर दाखिल हो गया। सालार ने उसकी पैरवी की। बंगले के अंदर मौजूद छोटे से लॉन में एक माली अपने काम में मसरूफ था। फुरकान ने पोर्च में एक मुलाजिम के साथ दुआ सलाम का तबादला किया। फिर वो मजीद कुछ आगे चलता हुआ एक दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। वहां उसने अपना जूता उतार दिया। वहां पहले ही बहुत से जूते पड़े थे। अंदर से बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। सालार ने भी देखा देखी अपने जूते उतार दिए। सालार ने एक कदम उसके पीछे अंदर रखते हुए एक ही नजर में पूरे कमरे का जायजा ले लिया। वो एक कुशादा कमरे में था जिसके फर्श पर कारपेट बिछा हुआ था और बहुत से फ्लो कुशन्स भी पड़े हुए थे। कमरे में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ चंद मामूली सी चीजें थीं। दीवारों पर कुछ कुरानी आयात कैलीग्राफी की सूरत में लगी हुई थीं। कमरे में 20-25 के करीब मर्द मौजूद थे जो आपस में गुफ्तगू में मसरूफ थे। फुरकान ने अंदर दाखिल होते ही बुलंद आवाज में सलाम किया और फिर चंद लोगों के साथ कुछ खैर मकदमी कलमात का तबादला किया। फिर वो एक खाली कोने में बैठ गया। डॉक्टर सैयद सिब्ते अली कहाँ है? सालार ने उसके करीब बैठते हुए मध्यम आवाज में पूछा। 8 बजते ही वो अंदर आ जाएंगे, अभी तो सिर्फ 7:25 हुए हैं, फुरकान ने उससे कहा। सालार गर्दन हिलाकर कमरे में बैठे हुए लोगों का जायजा लेने लगा। वहां हर उम्र के अफराद थे। चंद टीनेजर्स लड़के, उसके हम उम्र अफराद, फुरकान की उम्र के लोग, अधेड़ उम्र और कुछ उम्र रसीदा भी। फुरकान अपनी दाएं तरफ बैठे किसी आदमी के साथ मसरूफ गुफ्तगू था। ठीक 8 बजे उसने 60-65 साल के एक आदमी को अंदरूनी दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होते देखा। उसकी तवक्को के बरक्स वहां बैठे हुए लोगों में से कोई भी इस्तकबाल के लिए एहतरामन खड़ा नहीं हुआ। आने वाले ने ही सलाम में पहल की थी जिसका जवाब वहां मौजूद लोगों ने दिया। आने वाले के एहतराम में खड़ा ना होने के बावजूद सालार अब अचानक वहां बैठे हुए लोगों की नशिस्त के अंदाज में एहतराम देख रहा था। वो सब यकदम बहुत चौकन्ने और मोहताज नजर आने लगे थे। आने वाले यकीनन डॉक्टर सैयद सिब्ते अली थे। वो कमरे की एक दीवार के सामने उस मखसूस जगह पर बैठ गए जिन्हें शायद उन्हीं के लिए छोड़ा गया था। वो सफेद शलवार कमीज में मलबूस थे। उनकी रंगत सुर्ख और सफेद थी और यकीनन जवानी में वो बहुत खूबसूरत होंगे। उनके चेहरे पर मौजूद दाढ़ी बहुत लंबी नहीं थी मगर बहुत घनी और नफासत से तराशी गई थी। दाढ़ी मुकम्मल तौर पर सफेद नहीं हुई थी और कुछ यही हाल उनके सर के बालों का भी था। सफेद और स्याह के इम्तिजाज ने उनके चेहरे और सर पर मौजूद बालों को बहुत बावकार कर दिया था। वो वहां बैठकर दाएं तरफ मौजूद किसी आदमी का हाल दरियाफ्त कर रहे थे। शायद वो किसी बीमारी से उठकर आया था। सालार ने चंद लम्हों में उनके सरापे का जायजा ले लिया था। वो और फुरकान बाकी लोगों के अकब में दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे। डॉक्टर सिब्ते अली ने अपने लेक्चर का आगाज किया। उनका लबो लहजा बेहद शाइस्ता था, अंदाज धीमा था। कमरे में मुकम्मल सकूत था। वहां बैठे हुए लोगों में से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। सालार को उनके इब्तदाई चंद जुमलों से ही अंदाजा हो गया था वो गैर मामूली आलिम के सामने बैठा था। डॉक्टर सिब्ते अली शुक्र के बारे में बात कर रहे थे। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से नशीब फराज से गुजरता है। कभी कमाल की बुलंदियों को जा छूता है, कभी ज़वाल की गहराइयों तक जा पहुंचता है। सारी जिंदगी वो उन्हीं दोनों इंतहाओं के दरमियान सफर करता रहता है और जिस रास्ते पर वो सफर करता है वो शुक्र का होता है या नाशुक्री का। कुछ खुशकिस्मत होते हैं वो ज़वाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ जाएं, वो सिर्फ शुक्र के रास्ते पर ही सफर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाशुक्री के रास्ते पर सफर करते हैं, चाहे वो ज़वाल हासिल करें या कमाल। और कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों पर सफर करते हैं, कमाल की तरफ जाते हुए शुक्र के और ज़वाल की तरफ जाते हुए नाशुक्री के।